तो हेलो डियर नीट एस्पिरेंट्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब ठीक होंगे। तो टुडे इन दिस लेक्चर आई विल डिस्कस अबाउट द किंगडम फंगाई, which is the third kingdom of the five kingdom classification. But before we start this lecture, I'm starting from one question. So do you know about the name of the first antibiotic? Name of the first antibiotic. I said name of first antibiotic. Name of first antibiotic. क्या नेम है इसका? देखो, जिसको पता है वो कमेंट करे, ठीक है। आई विल चेक। सो नेम ऑफ द फर्स्ट एंटीबायोटिक वो क्या होगा? चलिए, तो आज के इस लेक्चर को हम स्टार्ट कर रहे हैं इसी क्वेश्चन से। द नेम ऑफ द फर्स्ट एंटीबायोटिक विच इज, बोलो, पेनिसिलियम, नॉट पेनिसिलियम, विच इज पेनिसिलिन। तो इस पेनिसिलिन एंटीबायोटिक को एक्सट्रैक्ट किया गया या फिर आइसोलेट किया गया फ्रॉम द पेनिसिलियम नोटेटम। अब ये पेनिसिलियम नोटेटम क्या होता है? तो ये जो पेनिसिलियम नोटेटम है यही है क्या? फंगाई। दिस इज फंगाई। तो आज के इस लेक्चर में बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट दी फंगाई किंगडम, ठीक है। तो फर्स्ट एंटीबायोटिक वो क्या है? पेनिसिलिन। फर्स्ट एंटीबायोटिक इज पेनिसिलिन। और इसी पेनिसिलिन को एक्सट्रैक्ट और आइसोलेट फ्रॉम, एक्सट्रैक्ट और आइसोलेट फ्रॉम पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलियम नोटेटम इज द नेम ऑफ द फंगाई, जिसका बायोलॉजिकल नेम है बेसिकली। तो फर्स्ट एंटीबायोटिक का नाम क्या है? पेनिसिलिन। और इसी पेनिसिलिन को एक्सट्रैक्ट किया या हमने आइसोलेट किया फ्रॉम द पेनिसिलियम नोटेटम। अब पॉइंट यह है बच्चों, किसने किया, मतलब हु डिस्कवर्ड द फर्स्ट एंटीबायोटिक? तो एक साइंटिस्ट है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। सबसे पहले उन्होंने क्या करा, इसी एंटीबायोटिक को डिस्कवर किया, फर्स्ट एंटीबायोटिक, जो वर्ल्ड वॉर सेकंड में यूज भी की गई। तो फर्स्ट एंटीबायोटिक विच इज पेनिसिलिन, फर्स्ट antibiotic which is penicillin, discovered by Alexander Fleming। डिस्कवर्ड बाय द अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो क्वेश्चन जो था हमारा वो यही था, फर्स्ट एंटीबायोटिक का नाम क्या है? तो फर्स्ट एंटीबायोटिक विच इज पेनिसिलिन, ठीक है। किससे हमने आइसोलेट किया? पेनिसिलियम नोटेटम से किया। किसने डिस्कवर किया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया। अब पॉइंट ये है कि जो पेनिसिलियम नोटेटम है, मतलब कि आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन। तो ये जो पेनिसिलिन है ना, ये है क्या? पेनिसिलिन नोटेटम, पेनिसिलियम नोटेटम इज अ फंगस। क्या है? ये एक फंगस है। तो आज के इस लेक्चर में बच्चों हम यही टॉपिक कवर करने वाले हैं अबाउट द किंगडम फंगाई, which is the third kingdom of the five kingdom classification, and again five kingdom classification proposed by the R.H. Whittaker। किसने प्रपोज किया? R.H. Whittaker ने प्रपोज किया था। अपना एक क्राइटेरिया भी लिया था, सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड आल्सो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो इस पर बेस्ड है, इन पॉइंट्स पर क्या बेस्ड है, ये क्राइटेरिया सेट करेगा। इसी क्राइटेरिया के बेस पर आर एच विटेकर ने क्या करा था, ऑर्गेनिज्म को फाइव किंगडम्स में प्लेस कर दिया फर्दर, सच एज बैक्टीरिया इनटू दी, किस में डाल दिया? बैक्टीरिया मोनेरा किंगडम में। यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स सच एज अमीबा, पैरामीशियम, है ना, डाइनोफ्लेजिएट्स, यूग्लेनोइड्स, स्लाइमोइड्स, प्लाज्मोडियम, ये सब किस में डाल दिए? प्रोटिस्टा में डाल दिए, जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए। एंड थर्ड किंगडम विच इज द फंगाई। तो इसमें जो जो क्राइटेरिया लिए उसी क्राइटेरिया के बेस पर हम फीचर्स की भी बात करने वाले हैं, ठीक है। देन प्लांटी एंड देन एनिमल किंगडम।
तो ये 5 किंगडम है बेसिकली। तो आज के इस लेक्चर में हम जो डिस्कस कर रहे हैं अबाउट दी किंगडम फंगाई, जिसमें हम किंगडम फंगाई के कुछ फीचर्स की बात करेंगे, लाइक बॉडी फॉर्म्स ऑफ द फंगाई, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा, रिप्रोडक्शन कैसा होगा, एसेक्सुअल प्रोडक्शन किसके थ्रू होगा, सेक्सुअल प्रोडक्शन किसके थ्रू होगा, एंड ऑल्सो डाइकैरियोटिक स्टेज। तो यहां से इस टॉपिक में ये जो लिखे हुए हैं यहाँ पर इन टॉपिक में से काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं डाइकैरियोटिक स्टेज से क्वेश्चन बन जाता है, अगर मैं बात करूं रिप्रोडक्शन फंगाई से क्वेश्चन बन जाता है, बॉडी फॉर्म से क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो जैसे जैसे हम आगे लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे ऐसी चीजें तुम्हारे सामने क्या होंगी, रिवील होती चली जाएंगी। इज इट क्लियर? तो ये पॉइंट याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नीट में भी क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से कि किसने डिस्कवर की, कहां से करी, कौन सी फंगाई से। एक पॉइंट और, इन्हीं साइंटिस्ट को 1945 में, इन 1945 अवार्डेड फ्रॉम द नोबेल प्राइज। 1945 में नोबेल प्राइज से अवार्ड किया गया था इनको, ठीक है, याद रखें इस पॉइंट को। अवार्डेड फ्रॉम इन 19 अवार्डेड फ्रॉम नोबेल प्राइज। और भी साइंटिस्ट हैं इसमें, नोबेल प्राइज, ठीक है। तो चलिए आगे स्टार्ट करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बच्चों ये तो पता चला हमें कि फर्स्ट एंटीबायोटिक जो है वो पेनिसिलिन है, और इसी पेनिसिलिन को हमने आइसोलेट किया किससे, पेनिसिलियम नोटेटम से। और यही पेनिसिलियम नोटेटम जो है ये फंगस है जिसके हम आज के इस लेक्चर में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए जरा, आई एम टॉकिंग अबाउट किंगडम फंगस। तो फर्स्टली अगर हम बात करें बच्चों इसके सेल स्ट्रक्चर की, I talk about the cell structure of the fungus, तो इसका सेल स्ट्रक्चर क्या है बताओ। यूकैरियोट्स हैं ये, क्या है ये, यूकैरियोट्स हैं। यूकैरियोटिक सेल होगी इनके पास। अब हमने पढ़ा है यूकैरियोटिक सेल में और प्रोकैरियोटिक सेल में डिफरेंस। बेसिक डिफरेंस की अगर हम बात करें तो प्रोकैरियोट्स के पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही एब्सेंट है। बट यूकैरियोट्स हैव द वेल डिफाइंड न्यूक्लियस बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इनके सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो क्या है, प्रेजेंट है। तो इनका जो न्यूक्लियस होगा वो वेल डिफाइंड होगा। ये डिफरेंस है। यूकैरियोट्स में अब अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट, सेल वॉल। इफ आई टॉक अबाउट दी सेल वॉल, तो सेल वॉल क्या होती है बच्चों, प्रेजेंट होती है। क्या होगी, प्रेजेंट होगी। और इतने से काम नहीं चलेगा, हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो फंगल सेल वॉल है वो कंपोज किससे होती है, उसका केमिकल कंपोजिशन क्या है। बायोमोलिकुलर एस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो वो कौन सा पॉलीमर है, हेट्रो या होमो पॉलीमर। तो ये सब पॉइंट्स पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये बच्चों वाले पॉइंट है कि यहां भी सेल वॉल प्रेजेंट है, लेकिन हमें थोड़ा सा और डिटेल में जाना पड़ेगा यहाँ पर। तो आइए, सेल वॉल क्या है, प्रेजेंट है। सेल वॉल कंपोज्ड बाय काइटिन। किससे बनी हुई है, काइटिन से बनी हुई है। अब पॉइंट ये आया कि काइटिन है क्या, व्हाट इज द काइटिन। तो काइटिन इज अ कार्बोहाइड्रेट। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट तो ग्लूकोज भी है, बट ग्लूकोज इज अ मोनोसैकेराइड एंड काइटिन हियर इज द पॉलीसैकेराइड। एंड पॉलीसैकेराइड में दो टाइप के पॉलीसैकेराइड आ जाते हैं, होमो एंड हेटेरो पॉलीसैकेराइड। सो आई एम टॉकिंग अबाउट द काइटिन। एंड काइटिन यहां पर क्या है, बेसिकली क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट। एंड कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म्स हैं, कौन सी फॉर्म है, पॉली सैकराइड फॉर्म है। तो एक पॉइंट तो क्लियर हो गया कि काइटिन जो है बच्चों वो क्या है, पॉलीसैकराइड है। एंड पॉलीसैकराइड में भी दो टाइप के पॉलीसैकराइड आ जाते हैं, होमोपॉलीसैकराइड एंड दी हेटेरोपॉलीसैकराइड। एक आ गया होमो पॉलीसैकराइड, एक तो बच्चों ये है, और एक है यहां पर हेटेरोपॉलीसैकराइड। हेटेरो, तो पॉलीसैकराइड दो टाइप के होते हैं,
हेट्रोपॉलीसेक्राइड। तो बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं कि काइटिन होमोपॉलीसेक्राइड है या वो हेट्रोपॉलीसेक्राइड है। तो ये तुम्हें पता होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो फंगल है, जो फंगाई है, उनकी जो सेल वॉल है वो कंपोज है काइटिन से। और काइटिन क्या है? काइटिन इज अ कार्बोहाइड्रेट। विच फॉर्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट? पॉलीसेक्राइड फॉर्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। एंड पॉलीसेक्राइड के भी टाइप्स फर्दर, होमोपॉलीसेक्राइड एंड दी हेट्रोपॉलीसेक्राइड। तो इन दोनों में से काइटिन कौन सी कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है? मतलब वो जो है वो होमोपॉलीसेक्राइड है या वो हेट्रोपॉलीसेक्राइड है, पता होना चाहिए हमें। तो अगर हम बात करें काइटिन की केमिकल कंपोजिशन की, if I talk about the chemical composition of the chitin, so chitin composed by the monomer units of the N-acetyl glucosamine। तो chitin क्या है? पॉलीसेक्राइड, दैट मींस द पॉलीमर है। किसका पॉलीमर है वो? N-acetyl glucosamine का पॉलीमर है वो। अगर किसी पॉलीमर में सेम टाइप की मोनोसेक्राइड यूनिट्स होंगी, सेम टाइप के मोनोमर यूनिट्स होंगे, तो क्या बोलेंगे उनको? उसी को हम बोलेंगे क्या? होमोपॉलीसेक्राइड। अगर डिफरेंट काइंड के मोनोमर यूनिट्स हैं उसमें, तो वो हो जाएगा बच्चों क्या? हेट्रोपॉलीसेक्राइड। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। एक पॉइंट इसको लिख लेते हैं जरा। होमोपॉलीसेक्राइड कौन से होंगे? सेम काइंड ऑफ द मोनोमर यूनिट। आई सेड सेम टाइप ऑफ द मोनोमर यूनिट प्रेजेंट इन द पॉलीसेक्राइड या contained by the polymer, same contain same type of monomer units। पोली मतलब पॉलीमर होगा ये है क्या? ये दिस इज अ पॉलीमर। तो काइटिन जो है बच्चों वो एक पॉलीमर है, कार्बोहाइड्रेट तो है, पॉलीसेक्राइड मतलब पॉलीमर है। ये बहुत सारी सिंगल यूनिट से मिलकर बना हुआ है, कंपोज्ड हुआ है। अब वो सिंगल यूनिट ही क्या है? उन सिंगल यूनिट का नाम है N-acetyl glucosamine। अगेन N-acetyl glucosamine। देखिए यहां पर जरा, तो काइटिन कंपोज मतलब काइटिन इज अ कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेक्राइड, वो भी होमोपॉलीसेक्राइड। अब इसी होमोपॉलीसेक्राइड में अगर हम बात करें तो कौन सा है ये? N-acetyl ग्लूकोजामाइन, N-acetyl ग्लूकोजामाइन। तो जो काइटिन है वो पॉलीमर है किसका? N-acetyl ग्लूकोजामाइन का। दिस इज अ मोनोमर यूनिट इन दिस पॉलीमर। अब एक ही टाइप की मोनोमर यूनिट है, तो कौन सा पॉलीसेक्राइड हुआ? होमोपॉलीसेक्राइड। विच वन? होमोपॉलीसेक्राइड। अच्छा अगर मैं बात करूं जो हमने पढ़ा था बैक्टीरिया में, बैक्टीरियल सेल वॉल क्या होती है? प्रेजेंट होती है, बट कंपोज्ड बाय, कमेंट करो, चेक करूंगा मैं भाई। जो कौन सा हम बात कर रहे हैं? पेप्टिडोग्लाइकन की। तो पेप्टिडोग्लाइकन जो है वो प्रेजेंट होता है इन दी बैक्टीरियल सेल वॉल। अब पॉइंट ये कि पेप्टिडोग्लाइकन है क्या? व्हाट इज द पेप्टिडोग्लाइकन? हाँ ये भी एक कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म है, सही गेस किया तुमने। पॉलीसेक्राइड भी है, ये भी तुमने सही गेस किया। पर पॉइंट ये आया कि जो पेप्टिडोग्लाइकन है वो होमोपॉलीसेक्राइड है या हेट्रोपॉलीसेक्राइड है? कौन सा है? होमोपॉलीसेक्राइड या हेट्रोपॉलीसेक्राइड? बताइए कि जो पेप्टिडोग्लाइकन है कहां प्रेजेंट होगा? बैक्टीरियल सेल वॉल में। मतलब बैक्टीरियल सेल वॉल कंपोज्ड बाय द पेप्टिडोग्लाइकन। पर पॉइंट ये है कि पेप्टिडोग्लाइकन कौन सा पॉलीमर है? मतलब वो होमोपॉलीसेक्राइड है या वो हेट्रोपॉलीसेक्राइड? या हम ये भी बोल सकते हैं वो होमोपॉलीमर है या वो हेट्रोपॉलीमर है। ठीक है, तो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं यहां पर। आई एम टॉकिंग अबाउट हियर इज अबाउट पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडोग्लाइकन तो बैक्टीरियल सेल वॉल होती है, बैक्टीरियल सेल वॉल कंपोज्ड बाय पेप्टिडोग्लाइकन। किससे बनी है बैक्टीरियल सेल वॉल? पेप्टिडोग्लाइकन से बनी है। अब पॉइंट ये है कि जो पेप्टिडोग्लाइकन है इसका अगर मैं केमिकल स्ट्रक्चर के एस्पेक्ट में बात करूं, केमिकल कंपोजिशन के बेस पे अगर हम बात करूं,
तो ये होमोपोलीसैकेराइड होगा या वो हेटेरोपोलीसैकेराइड होगा। पर ये हम तभी बता पाएंगे जब हमें इसके केमिकल कंपोजिशन की पता होगी। हमें पता होना चाहिए इसमें क्या कि इसमें मोनोमर यूनिट एक जैसी हैं या डिफरेंट टाइप की हैं। अगर हमें ये पता है तो हम तभी बता सकते हैं कि ये होमोपोलीसैकेराइड होगा या ये हेटेरोपोलीसैकेराइड होगा। दैट्स इट, सिंपल एक पॉइंट में एकदम। अगर हमें चेक करना है कि होमोपोलीसैकेराइड है हेटेरोपोलीसैकेराइड, तो हमें ये पता होना चाहिए इसके केमिकल कंपोजिशन में कि वो सिंगल टाइप के, सेम काइंड के टाइप के, मतलब सेम काइंड्स के मोनोमर यूनिट से बना हुआ है या वो डिफरेंट काइंड्स के मोनोमर यूनिट से बना हुआ है, हम तभी बता पाएंगे। तो पेप्टिडोग्लाइकन की अगर मैं केमिकल कंपोजिशन की बात करूं, केमिकल कंपोजिशन के एस्पेक्ट पर हम बात करें तो दो मोनोमर यूनिट्स होते हैं, दो टाइप्स की, मतलब एक है एन एसिटाइल एसिटाइल ग्लूकोजामाइन एंड एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड, एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड। तो दिस इज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द पेप्टिडोग्लाइकन। अभी हमने क्या पढ़ा, अगर कोई पॉलीमर सेम काइंड के मोनोमर यूनिट से बना हुआ है, बहुत सारे मोनोमर यूनिट हैं, तो वो पॉलीसैकेराइड होगा। फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट द स्टार्च, तो स्टार्च कंपोज्ड बाय द मोनोमर यूनिट्स ऑफ द ग्लूकोज, तो है तो पॉलीमर, लेकिन उस पॉलीमर में जो मोनोमर यूनिट्स हैं वो सेम काइंड्स के हैं, ग्लूकोज 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 ग्लूकोज, एक लॉन्ग चेन बन गई ग्लूकोज की, तो ये क्या बन गया, पॉलीमर स्टार्च। तो स्टार्च क्या हुआ, होमोपोलीसैकेराइड हुआ। आई होप क्लियर हो रहा होगा आपको। इफ आई टॉक अबाउट हेटेरोपोलीसैकेराइड, तो हेटेरो मींस कंसिस्ट या कंटेन्स different kind of monomer units, different kinds of the monomer units। तो अगर डिफरेंट काइंड की मोनोमर यूनिट्स होंगी किसी पॉलीमर में, तो वो कौन सा हो गया, वो हो गया हेटेरोपोलीसैकेराइड। तो ये देखो पेप्टिडोग्लाइकन दो यूनिट है इसमें, एक है एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन, एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन, और एक है एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड। भाई एक पॉलीमर, एक मोनोमर यूनिट हो गई, एक मोनोमर यूनिट ये हो गई, एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन एंड एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड। So two different kinds of the units, monomer units, compose the peptidoglycan, which is a polymer, polysaccharide। Point clear है नहीं है? तो fungal cell wall mainly composed by the chitin, and chitin is the carbohydrate। कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसैकेराइड है। पॉलीसैकेराइड भी दो टाइप के हैं, होमो एंड हेटेरोपोलीसैकेराइड। अब होमोपोलीसैकेराइड कौन सा होगा, जिसके जिस पॉलीमर में बेसिकली सेम काइंड के मोनोमर यूनिट्स होंगे, सच एज द स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, और बोलो इनुलिन है, ये बायोमोलिक्यूल्स में है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहां पर ये, ठीक है। एंड इफ आई टॉक अबाउट द हेटेरोपोलीसैकेराइड, तो दोस टाइप ऑफ द पॉलीसैकेराइड which contain different kinds of the monomer units, contain different kinds of the monomer units, two different kinds such as in the peptidoglycan like an acetyl glucosamine and also an acetyl muramic acid, both contain in the polymer of the peptidoglycan। So peptidoglycan is a heteropolysaccharide and chitin is a homopolysaccharide। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट है तो कमेंट करो, आई विल रिप्लाई। स्क्रीनशॉट लो इसका। चलिए, तो दो पॉइंट हमने करे। पहले पॉइंट हमने क्या करा, हमने ये देखा कि जो फंगस है वो सेल कौन सी है उसकी। दो टाइप की सेल है ना, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल किसके पास, ओनली प्रोकैरियोटिक सेल किसके पास होगी, बैक्टीरियाज के पास होगी।
या मोनेरा जो किंगडम है उसके मेंबर में होगी। बट अगर हम बात करें यूकैरियोट्स की, तो इस मोनेरा किंगडम को छोड़कर जितने भी किंगडम है, 4 जो किंगडम हमारे पास, उन सबके पास यूकैरियोटिक सेल है, जिनमें से क्या है, फंगस, जिसे हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या पॉइंट पढ़े, 2 पॉइंट हमने, सेल टाइप पढ़ लिया, उसका सेल स्ट्रक्चर कैसा है उसका, हमने क्या पढ़ा, उसकी सेल वॉल के बारे में डिस्कस कर लिया कि जो सेल वॉल है फंगस की वो किससे कंपोज होगी, पेप्टाइटिन से कंपोज होगी, ये हमने डिस्कस कर लिया। अब थर्ड पॉइंट है, तो हमने पढ़ा भी, वेल डिफाइंड एंड नॉन वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इन द प्रोकैरियोट्स एंड इन द यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स हमने क्या पढ़ा कि यूकैरियोट्स में जो न्यूक्लियस होगा वो वेल डिफाइंड होगा। पॉइंट ये है कि क्यों है वेल डिफाइंड, बिकॉज ऑफ द यूकैरियोट्स कंटेन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इन देयर टाइप ऑफ द सेल, और उसके सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई उसके न्यूक्लियस को हम वेल डिफाइंड बोल रहे हैं यहां पर। देखिए यहां पर जरा थर्ड पॉइंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बच्चों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो क्या है, प्रेजेंट है, इसी वजह से इसका जो न्यूक्लियस है वो कैसे होगा, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। अब नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, तो नेक्स्ट पॉइंट आता है इसके बॉडी ऑर्गेनाइजेशन से। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखो हमने पढ़ा है, डिफर करेगा वो, तो यूनिसेलुलर भी हो सकता है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब बहुत से ऑर्गेनिज्म ऐसे होंगे सिंगल सेल से बने होंगे, जैसे कि बैक्टीरिया, जैसे कि प्रोटिस्टा, बहुत से ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होंगे जो मल्टीपल टाइप नंबर ऑफ द सेल से बने होंगे, उन्हें हम क्या बोलेंगे, मल्टी सेलुलर। तो वही यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं कि इसकी जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब ये यूनिसेलुलर है या ये मल्टी सेलुलर है, हमें इतना देखना है यहाँ पर। अगर यूनिसेलुलर है तो उसका एग्जाम्पल क्या होगा, मल्टी सेलुलर है तो उसके एग्जाम्पल्स क्या है, ये हम उसकी बात करने वाले हैं यहाँ पर। तो नेक्स्ट पॉइंट, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है बच्चों इनकी, वो है क्या, मल्टी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें, मतलब ये यूनिसेलुलर टाइप के भी होते हैं, एंड ऑल्सो मल्टी सेलुलर टाइप। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन दो टाइप के इनकी, यूनिसेलुलर भी है और मल्टी सेलुलर भी है। तो अगर हम बात करें मतलब कौन से हैं वो फंगस जो यूनिसेलुलर टाइप के हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड यहां से क्वेश्चन मिल जाएगा तुम्हें नीट में, चेक करना पीवाई की बुक्स में। तो आइए, तो यूनिसेलुलर जो होगा वो कौन सा है, वो है ईस्ट, विच ऑल्सो नोन एज सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी। अब यीस्ट को हम क्या बोलते हैं, देखो सबसे पहले तो पॉइंट, यीस्ट जो है बच्चों वो है क्या, यूनिसेलुलर। अब यीस्ट को हम क्या बोलते हैं, बेकर यीस्ट भी बोलते हैं, ब्रूअर यीस्ट भी बोलते हैं, वो उसके यूज के बेस पर है। अगर हम यीस्ट को यूज करें टू मेक द ब्रेड, तो बेकर यीस्ट। अगर हम यीस्ट को यूज करें टू मेक द अल्कोहल, तो ब्रूअर यीस्ट। सिंपल से पॉइंट। तो क्या क्या बोल रहे हैं इसको, बेकर यीस्ट भी बोल रहे हैं, बेकर्स यीस्ट, एंड ऑल्सो ब्रूअर्स यीस्ट। So when yeast used to make, when yeast used to make
ब्रेड या बेकरी प्रोडक्ट्स, बेकरी प्रोडक्ट्स देन नोन एज दी बेकरीज, तब उसको हम क्या बोलेंगे, तब उसको हम बोलेंगे बेकरीज। लेकिन अगर हम यीस्ट को यूज कर रहे हैं टू मेक द एल्कोहल, मेक द एल्कोहलिक बेवरेज, देन नोन एज द ब्रूअरी यीस्ट। सिंपल सा पॉइंट। अगर उसको हम ब्रेकर प्रोडक्ट बनाने में यूज कर रहे हैं तो बेकरी यीस्ट, अगर उसको हम अल्कोहल टाइप के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बनाने में यूज कर रहे हैं तो ब्रूअरी यीस्ट। तो व्हेन yeast used to make alcoholic beverages products then known as brewery yeast। तो जो यूनिसेलुलर है वो किस में आ गया, उसका एग्जांपल क्या हो गया, उसका एग्जांपल बच्चों यीस्ट। इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए, क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से। अब यीस्ट को दो नाम हमने दे दिए उसके यूज के हिसाब से, बेकर यीस्ट एंड आल्सो ब्रूअरी यीस्ट। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट जो आता है इसमें वो है मल्टीसेलुलर। देखो मोस्ट ऑफ द फंगस जो हैं वो मल्टीसेलुलर ही होंगे, मतलब मोस्ट ऑफ द फंगस आर मल्टीसेलुलर, मोस्ट ऑफ द फंगस आर मल्टी सेलुलर। अब मल्टी सेलुलर में बेसिकली इनकी जो बॉडी होती है फिलामेंटस टाइप की होती है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे उसको फर्दर। तो बेसिकली यूनिसेलुलर सिंगल सेल, मल्टी सेल बहुत सारी सेल होंगी, और यहां पर जो है बॉडी वो कैसी है, वो फिलामेंटस टाइप की है। कौन सी बॉडी होगी, फिलामेंटस बॉडी। आगे डिस्कस करेंगे इसको। फिलामेंटस बॉडी किससे बनी होगी, क्या स्पेशल स्ट्रक्चर्स होंगे, हाइफी, माइसीलियम, टाइप ऑफ द माइसीलियम, टाइप ऑफ द हाइफी, ये सब हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। भाई बॉडी ऑर्गेनाइजेशन दो टाइप की है, यूनिसेलुलर है और मल्टीसेलुलर है। मोस्ट ऑफ दी जो फंगस होंगी वो मल्टीसेलुलर होंगी, पर रेयर जो है, जो ओनली यीस्ट जो हमारे बुक में है, वो हमारे सिलेबस में है, वो है यीस्ट जो यूनिसेलुलर है, Saccharomyces cerevisiae, which is the biological name of the yeast, brewery yeast and baker yeast। मल्टीसेलुलर में फिलामेंटस बॉडी होगी उसकी, तो ये हमें पता होना चाहिए। स्क्रीनशॉट लो इसे जल्दी। अब देखिए, तो हम बात कर रहे हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। आई एम टॉकिंग अबाउट द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब पॉइंट ये है कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता क्या है, तो पॉइंट ये है कि यीस्ट ऑटोट्रोफ है या वो हेटरोट्रोफ है, सिंपल सा पॉइंट यही बताएगा उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्योंकि मोड ऑफ न्यूट्रिशन दो टाइप का ही होता है, ऑटोट्रोफ एंड हेटरोट्रोफ। And those type of the organism who can prepare their own food by itself, तो वो कौन से हो गए, ऑटोट्रोफ हो गए। मतलब वो डिपेंडेंट नहीं है किसी अदर ऑर्गेनिज्म में अपने न्यूट्रिशन के लिए। बट हम क्या हैं, हम डिपेंडेंट हैं, हम डिपेंडेंट ऑन द एनिमल्स, हम डिपेंडेंट ऑन द प्लांट्स। हम क्या हुए, क्या हम ऑटोट्रोफ हैं, नहीं, वी आर हेटरोट्रोफ। वी आर डिपेंडेंट ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म फॉर आवर फूड, बट अपने फूड के लिए हम डिपेंडेंट है ऑन अदर ऑर्गेनिज्म। ऐसे ही ये भी, फंगस भी वो डिपेंडेंट है अदर ऑर्गेनिज्म पर अपने न्यूट्रिशन के लिए। तो फंगस का न्यूट्रिशन कैसा हुआ, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा हुआ, बोलो, हेटरोट्रोफ्स। So all fungus are the heterotroph, not single one fungus can be autotroph। जितने भी होंगे फंगाई, जितने भी फंगस होंगे वो सबके सब हेटरोट्रोफ ही होंगे। तो एक पॉइंट और समझना, अगर ऑटोट्रोफ है तो उसमें दो चीजें जरूर होनी चाहिए। एक तो हमने पढ़ा कॉमन चीज क्या है, मतलब वो, मतलब ऑटोट्रोफ अपना फूड खुद से बनाना चाहिए,
बना कैसे सकता है? फोटोसिंथेसिस करके, अगर हम प्लांट के केस में बात करें। अच्छा, बैक्टीरिया भी है ऑटोट्रोफ, तो हमने पढ़ा था दो टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, एक है फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ और एक है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ। मतलब एक जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करके क्या बना रहे हैं, ग्लूकोज एंड ऑल्सो ऑक्सीजन वगैरह जो आती है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे उसको। और दूसरे क्या है, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ। तो कीमोसिंथेटिक में क्या होता है, इनऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स हैं सच एज नाइट्रेट, नाइट्राइट एंड द अमोनिया, नाइट्रेट, नाइट्राइट एंड द अमोनिया, उसको वो क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडाइज कर रहे हैं एंड रिलीज हुई क्या, एक एनर्जी। रिलीज क्या हुई, एनर्जी। तो ये जो एनर्जी रिलीज हुई, इसी एनर्जी को यूज किया उन्हीं बैक्टीरिया ने टू प्रोड्यूस दी, बोलो, एंटी ओम एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट व्हिच इज द एटीपी। एंड एटीपी ही है जो सेलुलर एनर्जी होती है, एटीपी इज द सेलुलर एनर्जी। आई होप ये आपको क्लियर हो गया, ऑटोट्रोफ और हेटेरोट्रोफ। तो दोज प्रिपेयर कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द इटसेल्फ, ऑटोट्रोफ ने क्या बोलेंगे हम, ऑटोट्रोफ। और जो अपना न्यूट्रिशन खुद से प्रिपेयर नहीं कर सकते वो क्या होते हैं, वो हेटेरोट्रोफ होते हैं। अच्छा, मैंने एक बच्चे से पूछा कि बताओ हम क्या हैं, हम ऑटोट्रोफ हैं या हम हेटेरोट्रोफ हैं? तो एक स्टूडेंट बोलता है कि सर हम तो ऑटोट्रोफ हुए। उनके अच्छा बच्चे कैसे हुए? कि सर हम अपना खुद से खाना बना लेते हैं। अब उसका बनाना और पकाने में फर्क है। देखो, हम अपने खाने को, हम अपने फूड को क्या कर सकते हैं, इसको पका सकते हैं, बना नहीं सकते। मतलब अपनी बॉडी में हम खुद से सिंथेसाइज नहीं कर सकते ग्लूकोज को। हमें ग्लूकोज के लिए डिपेंडेंट होना पड़ेगा, हमें प्रोटीन के लिए डिपेंडेंट होना पड़ेगा, हमें फैट के लिए भी डिपेंडेंट होना पड़ेगा ऑन दी अदर ऑर्गेनिज्म। तो वी आर नॉट ऑटोट्रोफ्स, वी आर, बोलो, वी आर हेटेरोट्रोफ्स। आई होप ये क्लियर होगा आपको अब तक। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होगा मेनली इनका होता है हेटेरो, कौन सा है बच्चों, हेटेरोट्रोप्स है। अब हेटेरोट्रोप्स में भी यहां पे इसके टाइप्स आ जाएंगे, देखो, सेप्रोफाइटिक भी होगा, पैरासिटिक भी होगा, डिकम्पोजर्स की तरह भी एक्ट करेगा। तो तीन आ गए यहां पर। अब डिकम्पोजर्स, पैरासिटिक, सेप्रोफाइटिक तो एक जैसे ही होता है। तो यहां पर हमने लिया फर्स्टली सेप्रोफाइटिक, हियर आई एम टॉकिंग अबाउट दी सेप्रोफाइटिक। एंड यहां हमने लिया इंपॉर्टेंट है। तो सेप्रोफाइट, पॉइंट ये है कि सेप्रोफाइट कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो ये टाइप्स ही हैं किसके, हेटेरोट्रोप्स के। सिंपल से पॉइंट, टाइप्स हैं किसके, हेटेरोट्रोप्स के। डिकम्पोजर्स भी होगा, सेप्रोफाइटिक भी होगा, पैरासिटिक भी होगा, होलोजोइक टाइप का भी होगा, वो डिपेंड करेगा वो तो उसके मैकेनिज्म पर। तो सेप्रोफाइटिक में क्या है, दोज ऑर्गेनिज्म कैन एब्जॉर्ब द ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग मैटर। डेड एंड डिकेइंग मैटर से वो क्या कर रहे हैं, अपने ऑर्गेनिक मैटर को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं। उन्हीं को हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, नोन सेप्रोफाइट्स। तो फंगस भी यही तो करता है। तो कोई डेड एंड डिकेइंग मटेरियल है, ऑर्गेनिक मैटर ही होगा उसमें बेसिकली, कोई ऑर्गेनिज्म है या कोई डेड एंड डिकेइंग कोई भी मैटर हो गया, लाइक वुड हो गया, है तो ऑर्गेनिक मैटर ही उसमें। तो उस डेड एंड डिकेइंग मैटर में से वो क्या कर रहा है, ऑर्गेनिक मैटर को एब्सॉर्ब कर रहा है अपनी आउटर सरफेस ऑफ द सेल से। सेप्रोफाइट्स। पैरासिटिक, जो डिपेंडेंट होंगे ऑन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट है पैरासिटिक, अगर डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म मतलब मैटर पर डिपेंडेंट है तो सेप्रोफाइटिक। सिंपल, डेड एंड डिपेंडेंट होंगे किस पर, ये देखो, डिपेंडेंट हो डेड एंड डिकेइंग मैटर, डिपेंडेंट ऑन दी डेड एंड डिकेइंग मैटर। और ये जो पैरासिटिक हैं ये डिपेंडेंट होंगे ऑन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, डिपेंडेंट ऑन दी लिविंग ऑर्गेनिज्म, डिपेंडेंट ऑन दी लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट है, क्लियर है। अब इसका मेटाबॉलिज्म का जो मैकेनिज्म है वो क्या होगा, अभी मैंने बताया
तो ये बेसिकली क्या करेंगे, एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स, एब्जॉर्ब द ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर, फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। तो ये एब्जॉर्ब कर रहे हैं क्या, ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग मैटर। उन्होंने न्यूट्रिएंट को, न्यूट्रिएंट किसकी फॉर्म में है, ऑर्गेनिक मैटर की फॉर्म में, उसी को एब्जॉर्ब किया फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग मैटर। फॉर एग्जांपल कोई एक वुड है, उस वुड में मान लो ये दिस वन, कोई एक वुड है, तो ये जो वुड है इसी पर क्या होंगे, फंगस ग्रो करेंगे, और इसी से ऑर्गेनिक मैटर को क्या करेंगे, अपनी बॉडी में वो एब्जॉर्ब करेंगे, क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे इसी में से। देख पा रहे होगे, ठीक है। तो वो क्या हो गए, डेड एंड डिकेइंग, मतलब सैप्रोफाइट। तो ये जो मैटर है क्या ये लिविंग है, नहीं। तो डेड एंड डिकेइंग मैटर से वो अपने न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर रहे हैं आउटर सरफेस से, उन्हीं को हमने क्या बोला, सैप्रोफाइट्स। मोस्ट ऑफ द फंगस सैप्रोफाइट टाइप की मिलेंगी तुम्हें, ठीक है, डिकम्पोजर्स टाइप। तो ये बेसिकली क्या करते हैं, डिकम्पोजिशन ही तो करते हैं ये क्या करते हैं, डिकम्पोजिशन, परफॉर्म डिकम्पोजिशन। किसी को पता है डिकम्पोजिशन होता क्या है, व्हाट इज द डिकम्पोजिशन? So decomposition is an enzymatic process. Decomposition is the enzymatic process by which the organic compounds convert into the inorganic compounds. मतलब organic compounds जो हैं उनको हमने convert किया किसमें, inorganic compounds में, such as the certain type of the minerals, like carbon अलग कर दिया, हाइड्रोजन अलग कर दिया, ऑक्सीजन अलग कर दिया, नाइट्रोजन अलग कर दिया, हाइड्रोजन अलग कर दिया, अगर प्रोटीन है तो, ठीक है। तो ये जो प्रोटीन है, ये जो कार्बोहाइड्रेट है, ये क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लाइक ग्लूकोज। ग्लूकोज में क्या क्या प्रेजेंट है, बस में कार्बन है, उसमें हाइड्रोजन है, उसमें ऑक्सीजन है, ब्रेक कर देगा। इतना पॉइंट याद रखो, सिंपल यूनिट में उसको क्या करेगा, ब्रेक कर देगा। तो कन्वर्जन ऑफ एट द टाइम ऑफ द डिकम्पोजिशन क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनटू इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये जो कन्वर्जन होगा किसके टाइम पर होगा, डिकम्पोजिशन के टाइम पर। तो सैप्रोफाइट क्या कर रहे हैं, वो यही कर रहे हैं, वो डिकम्पोज ही कर रहे हैं डेड एंड डिकेइंग मैटर को, एंड डिकम्पोज करने के बाद जो ऑर्गेनिक मैटर रिलीज हुआ, उसी ऑर्गेनिक मैटर को उन्होंने क्या करा, एब्जॉर्ब कर लिया। समझ में आया, नहीं आया, आई होप आगे होगा। सेकंड वन पाते हैं जो है पैरासिटिक। तो जो पैरासिटिक है बच्चों, वो डिपेंडेंट है किस पर, लिविंग ऑर्गेनिज्म पर। अब हो सकता है कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के आउटर सरफेस पर डिपेंडेंट हो, या हो सकता है कि वो आउट लिविंग ऑर्गेनिज्म के इनसाइड द बॉडी पर डिपेंडेंट हो। तो अगर उसकी फाउंड के हिसाब से, उसके लोकेशन के हिसाब से कि वो न्यूट्रिशन कहां से ड्राइव कर रहा है, आउटर सरफेस ऑफ द होस्ट बॉडी से कर रहा है या इनर बॉडी ऑफ द होस्ट बॉडी से ड्राइव कर रहा है। तो पैरासाइट दो टाइप के हैं इसी के बेस पर। पहला पॉइंट कि पैरासाइट है क्या, उसकी बात कर लेते चलो। अब देखो जरा, तो ऑर्गेनिज्म है जो डिपेंडेंट है लिविंग ऑर्गेनिज्म, हमने ये तो पढ़ा। तो दोज ऑर्गेनिज्म हु कैन derive their nutrients from the host body but without killing them, मतलब without the killing host, उसी को हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, पैरासाइट। अच्छा है, एक तुमने सुना होगा प्रीडेटर, लाइक लोयन, क्या होता है, पैरासाइट है क्या वो? अब हमला करेगा तुरंत खा जाएगा वो अपने शिकार को, अपने प्रे को, वो इंतजार नहीं करेगा कि वो जिंदा रहे या मर जाए वो। लेकिन पैरासिटिक जो है, जो पैरासाइट्स हैं, वो होस्ट को डायरेक्ट किल नहीं करते, इनडायरेक्ट वे में कर देंगे उसके ऊपर, हार्मफुल उसके लिए कंडीशन बना देंगे वो। तो जो पैरासाइट्स हैं वो अपने न्यूट्रिएंट ड्राइव कर रहे हैं फ्रॉम द होस्ट बॉडी। जो भी यहाँ पर होस्ट है, चाहे वो प्लांट्स लें हम, चाहे वो एनिमल्स लें, या एनिमल्स में किसी को भी लें, चाहे हम खुद को भी ले लें, ह्यूमन बीइंग्स कोई भी हो सकता है, रिंगवॉर्म्स ये भी डिजीज है, तो पैरासाइट ही तो है वो जो कोज कर रहा है इसको। तो दोज ऑर्गेनिज्म हु कैन ड्राइव देयर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट बॉडी बट विदाउट किलिंग देम, उन्हीं को हम पैरासाइट बोले। पर जो प्रेडेटर हैं वो भी ड्राइव कर रहे हैं न्यूट्रिएंट फ्रॉम दी प्रे बट विद किलिंग देम, विद किलिंग। ये दोनों फर्क है पैरासाइट में और प्रेडेटर में। पैरासाइट अपने न्यूट्रिएंट ड्राइव कर रहा है फ्रॉम द होस्ट बॉडी, उसको मान नहीं रहा, पर
पर प्रेडेटर जो है वो अपने न्यूट्रिएंट ड्राइव कर रहा है कहां से, प्रे से, बट उसको पत्ता कट करके, उसका मतलब समझ में आ रहा होगा आपको। तो डिपेंडेंट ऑन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो पैरासाइट्स है क्या वो देख लेते हैं हम जरा। दोज ऑर्गेनिज्म ड्राइव देयर nutrients. So those organisms derive their nutrients from host body, from host body, without killing them, without killing them. बच्चों इसी को हम क्या बोल रहे हैं, पैरासाइट। अब पैरासाइट दो टाइप के हैं, मतलब अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऑन द सरफेस है, ऑन द बॉडी है, या इनटू द बॉडी है, आगे पैरासाइट के टाइप। तो दो टाइप के पैरासाइट्स, एक्टोपैरासाइट्स एंड आल्सो एंडोपैरासाइट्स। पैरासाइट जो है वो दो टाइप के हैं। एक्टोपैरासाइट और एक है एंडोपैरासाइट्स। एक्टोपैरासाइट्स एंड एंडोपैरासाइट। एक मिनट ओके करो तो नीचे। देखिए तो पैरासाइट मतलब होस्ट तो इन्वॉल्व होगा, तो दोज पैरासाइट्स या दोज फंगस लिव इनटू द होस्ट बॉडी, इन आई एन इनटू द होस्ट बॉडी, मतलब उसके अंदर, बॉडी के अंदर है, तो क्या बोलेंगे, एक्टोपैरासाइट्स। बट अगर हम एंडोपैरासाइट, अच्छा मैंने उल्टा बोल दिया, एक्टो है ये, इसको एंडो समझ रहा था। अगेन अगर हम मतलब कोई भी पैरासाइट या होस्ट बॉडी के अंदर है तो एंडोपैरासाइट, लेकिन अगर उसके सरफेस पर है, ऑन दी सरफेस, आउटर सरफेस ऑफ द होस्ट बॉडी, तो वो कौन सा हो गया, एक्टोपैरासाइट। सिंपल सा पॉइंट। सो दोज पैरासाइट्स, दोज पैरासाइट live on the outer surface of host body, outer surface of host body। उन्हीं को बच्चों हम यहां पर क्या बोल रहे हैं, एक्टोपैरासाइट। बोलते नहीं हो तुम, बोला करो। तो इनको हम क्या बोल रहे हैं, एक्टोपैरासाइट। बट अगर हम यहां पर बात करें एंडोपैरासाइट्स की, तो एंडो ईएन मतलब those parasite live inside the host body, inside the host body and drive their nutrients and drive their nutrients। क्या बोलेंगे, एंडोपैरासाइट्स। तो एक्टोपैरासाइट्स एंड द एंडोपैरासाइट। दोबारा देख लो इसको। तो अगर हम बात करें मोड ऑफ न्यूट्रिशन की इन द फंगस, तो मेनली जो है मतलब मोस्ट ऑफ द, मतलब सारे के सारे, नॉट मोस्ट ऑफ द, नाम मेनली, तो जितने भी फंगस जो है वो सब कैसे हैं, हेटेरोट्रोफ्स। अब हेटेरोट्रोफ्स में भी कैटेगरी आ गई, सेप्रोफाइट्स, पैरासिटिक। सेप्रोफाइट में डिकम्पोजिशन भी आ गया, डिकम्पोजर्स भी आ गया, तो डिकम्पोजर्स भी लिख सकते हैं, डिकम्पोजर्स, क्योंकि डिकम्पोजिशन में भी हेल्प करेंगे। तो डिकम्पोजिशन क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू द इनऑर्गेनिक कंपाउंड, डिकम्पोजिशन। सेप्रोफाइट्स जो डेड एंड डिकेइंग मैटर पर डिपेंडेंट हैं, ऑर्गेनिक मैटर अब्सॉर्ब कर रहे हैं, ऑर्गेनिक मैटर को एब्सॉर्ब कर रहे हैं टू डिकेइंग दी या डिकम्पोज दी डेड एंड डिकेइंग मैटर।
ठीक है, तो ये क्या हो गया, सेप्रोफाइट्स। और जो पैरासिटिक है वो डिपेंडेंट है ऑन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर उसकी सरफेस पर है तो एक्टोपैरासाइट, अगर उसकी बॉडी होस्ट बॉडी के अंदर है तो एंडोपैरासाइट्स। तो जैसे कि अगर मैं बात करूं रिंग वॉर्म, जो फंगल इन्फेक्शन हो जाता है स्किन पर, बताओ वो कौन सा फंगस होगा, एंडोपैरासाइट होगा या वो एक्टोपैरासाइट होगा? सोचो भाई, वो एक्टोपैरासाइट है ना भाई। हम उसके एस्पेक्ट में हम क्या है, हम हैं क्या, होस्ट। और जो पैरासाइट होस्ट के आउटर सरफेस पर, आउटर देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, दोज पैरासाइट लिव ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द होस्ट बॉडी एंड ड्राइव देयर न्यूट्रिएंट्स, ड्राइव देयर, हमारी आउटर सरफेस पर है वो। इचिंग जो होती है, रिंग वूम जो होता है, फंगल इन्फेक्शन, तो वो हमारे स्किन को तो इन्फेक्ट कर रहा है, हमारे किसी पार्टिकुलर इनसाइड द ऑर्गन को तो इन्फेक्ट नहीं कर रहा वो। तो वो क्या है, वो एक्टोपैरासाइट हुआ, आउटर सरफेस पर है। लेकिन अगर यही फंगस किसी बॉडी की, किसी होस्ट बॉडी की इनसाइड दी बॉडी होता तो वो ये वाला होता, एंडोपैरासाइट होता वो। एक्टोपैरासाइट्स एंड दी एंडोपैरासाइट। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अच्छा, कुछ यहाँ पे एग्जांपल इसके हम बात कर लेते हैं। जैसे कि हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है व्हाइट स्पॉट ऑन दी, बोलो व्हाइट स्पॉट ऑन दी मस्टर्ड लीव्स, वो भी एक फंगस है। और ब्लैक रस्ट ऑन दी व्हीट, वो भी फंगस है। देख लेते हैं, तो इसी को थोड़ा सा छोटा कर देता हूं मैं। दिख रहा होगा आपको ये? हाँ ठीक है। तो अगर हम बात करें पैरासिटिक पे ही पॉइंट लगा लेते हैं इनको हम। तो व्हाइट स्पॉट ऑन मस्टर्ड, तो जो व्हाइट स्पॉट होगा कौन कोज करेगा, कोजेज बाय एल्ब्यूगो कैंडिडा। ये जो एल्ब्यूगो है कैंडिडा, ये एल्ब्यूगो कैंडिडा क्या है, ये भी तो फंगस है, दिस इज ऑल्सो फंगस। ये हो गया व्हाइट स्पॉट के लिए। अगर यहां पर मैं बात करूं ब्लैक रस्ट ऑन वीट प्लांट, तो फंगस का नाम क्या होगा, ऑक्सीनिया, ऑक्सीनिया टाइप का वो। तो ये हो गया कौन सा, ब्लैक रस्ट कोज करेगा। इसका पूरा नाम है, मेरे को तो याद आ रहा है वो, पुक्सिनिया, एक मिनट, हाँ, पुक्सिनिया ग्रैमिनीस। पूरा नाम क्या है, पुक्सिनिया ग्रैमिनीस। तो बच्चों ये भी क्या है, बच्चों देखो ये भी फंगस है और ये भी फंगस है। तो फंगस मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमने डिस्कस किया। हमने डिस्कस क्या क्या किया, देख लो एक बार जरा। हमने आज डिस्कस किया, एक क्वेश्चन से हमने स्टार्ट किया इस लेक्चर को। क्वेश्चन क्या था, डू यू नो, नेम दी अबाउट, नेम दी फर्स्ट एंटीबायोटिक, क्या नाम है उसका, पेनिसिलियम। अच्छा, पेनिसिलिन तो फंगस है, पेनिसिलिन है वो, पेनिसिलिन विच इज द फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड बाय द अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। किसने किया डिस्कवर्ड, किससे एक्सट्रैक्ट किया, किससे आइसोलेट किया, पेनिसिलियम नोटेटम। ये है फंगस भाई, फंगस का इंपॉर्टेंस ये है। ठीक है, आगे आइए। देन हमने डिस्कस किया सेल वॉल स्ट्रक्चर, उसका क्या है भाई, यूकैरियोटिक सेल है, सेल वॉल कंपोज होगी किससे, हाँ प्रेजेंट तो है लेकिन कंपोज किससे, ये भी हमें पता होना चाहिए। कंपोज बाय द काइटिन, एंड काइटिन इज द होमोपॉलीसैकेराइड। सब हमने यहाँ पे डिस्कस किया बहुत अच्छे से। क्या डिफरेंस है होमोपॉलीसैकेराइड में, हेटेरोपॉलीसैकेराइड में, पेप्टिडोग्लाइकन क्या है, होमो है या हेटेरोपॉलीसैकेराइड, ये पूछा जाता है। आगे आइए। देन हमने डिस्कस किया अबाउट द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में डिस्कस किया भाई, यूनिसेलुलर है, यीस्ट हमने एग्जांपल लिया इसका। अब यीस्ट को हम क्या क्या बोलते हैं हमने पढ़ा, उसके यूज के बेस पर। अगर हम उससे क्या बना रहे हैं, ब्रेड बना रहे हैं, बेकरी प्रोडक्ट बना रहे हैं तो बेकरी यीस्ट। अगर उससे हम अल्कोहल ड्रिंक लाइक प्रोडक्ट बना रहे हैं, बिवरेज, तो वो क्या है, ब्रेवरी यीस्ट। मल्टीसेलुलर में फिलामेंटस हो गया। मोस्ट ऑफ द फंगस आर मल्टीसेलुलर। आगे आगे आइए। देन हमने क्या डिस्कस किया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक ही टाइप का है, हेटेरोट्रोफ। अब हेटेरोट्रोफ की भी कैटेगरी है, सेप्रोफाइट्स हैं जिसको हम डिकम्पोजर की कैटेगरी में ले जा सकते हैं। देन पैरासाइट्स,
अब पैरासाइट जो हैं वो दो टाइप के होंगे। क्या होते हैं पैरासाइट, ये हमने डिस्कस किया। दो टाइप के, एक्टोपैरासाइट्स एंड द एंडोपैरासाइट्स, जो ऑन टू दी सरफेस होंगे, होस्ट बॉडी की सरफेस पर होंगे, आउटर सरफेस पर होंगे एक्टोपैरासाइट। जो इनसाइड दी बॉडी होंगे होस्ट के और ड्राइव करेंगे न्यूट्रिएंट्स को, वो क्या है, एंडोपैरासाइट्स। देन हमने कुछ यहाँ पर डिजीज हम डिस्कस की जो हमारी एनसीईआरटी में लिखी हुई है, क्वेश्चन पूछा था यहाँ से, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है बच्चों, तो ये इंपॉर्टेंट है, हल्के मत लेना इन टॉपिक्स को। एक एक पॉइंट यहाँ पे जो आज के हमने लेक्चर में डिस्कस किया है इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है यहाँ से, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर सबसे पहले तो तुम यहाँ का इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया अबाउट दी फंगाई। अभी हम आगे भी, ये कंप्लीट नहीं हुआ है, आगे के लेक्चर में भी हम इसी से स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी से। तो आज के इस लेक्चर में अगर आपको कोई डाउट है, कोई भी मन में शंका है, तो डोंट वरी, बस एक काम करना, तुम कमेंट कर देना इस वीडियो के उसमें डिस्क्रिप्शन में जाकर, ठीक है। सो कमेंट, अगर जो भी डाउट है कमेंट करो, पर कमेंट से तो पता चला कि तुम्हें समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। और लेक्चर में बने रहने के लिए तुम्हारा थैंक यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आगे फंगाई को ही लेकर। अभी कंप्लीट नहीं हुआ फंगाई, लेकिन रिवाइज जरूर करना, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। देखो समझना, जैसे मैंने पहले भी बोला है, कोई भी चीज समझना और उसको पढ़ना बहुत आसान है, एज कम्पेयर टू उसको माइंड में रिटेन रखना। रिटेन रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें एफर्ट डालने पड़ेंगे, नॉट अ सिंगल टाइम, मल्टीपल, अगेन एंड अगेन टाइम्स, जिसको हम बोलते हैं रिवीजन। ये करो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, इसी लेक्चर के लिए।